जरा सोचकर देखिए कि आप जैसे एक रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं कि तभी आपका ध्यान एक व्यक्ति पर पड़े। उसको देखकर ऐसा लगे कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास कपड़े भी नहीं है ढंग के पहनने को और वो कुछ खा रहा है। उसको देखकर आपको दया आ जाए और आप उसके पास में जाकर उसको कुछ देने की कोशिश करें। और जब आप उसके पास में पहुंचे तब आप उसके हाथों में जो कुछ है उसे देखकर आंखें आपकी फटी की फटी रह सकती है, क्योंकि उसके हाथ में चावल के साथ कुछ खून था और खून में कुछ मांस के टुकड़े, जिसे देखकर कोई भी घबरा सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत में हुआ था। और ये यहाँ पर नहीं बल्कि इंडोनेशिया में घटी एक घटना है और आज हम इसी केस पर बात करने वाले हैं। 1990 से लेके 1994 तक सेंट्रल जकार्ता में 4 बच्चों की लाश मिलती है। वो एक साथ लाश उनकी नहीं मिलती, बल्कि एक एक करके उन बच्चों की डेड बॉडी मिली थी। ऐसे नॉर्मल तरीके से उन बच्चों की डेड बॉडी नहीं मिली, बल्कि उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। पहले तो उनके सबके पेट चीरे गए थे, यानी कि उनको बीच से चीर दिया गया था। यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोटें आई थी, जिसका मतलब है उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ था। 2 साल तक पुलिस वालों ने उस कातिल को ढूंढने की कोशिश की जिसने उन बच्चों को मारा था, लेकिन पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली थे। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि किसने इन बच्चों को मारा होगा। और ऐसे ही धीरे धीरे आगे और बच्चों की भी लाश मिलना स्टार्ट हो गई थी। और जब 8वें बच्चे की लाश पुलिस वालों को मिली, उसके बाद से कुछ गवाह सामने आए जिन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया। उस व्यक्ति का नाम सिस्वांटो था, जो कि एक अजीब व्यक्ति था। उसकी गर्दन बिल्कुल अजीब तरीके से हिला करती और उसे लोग जो रोड पर रहा करते रोबोट गटैक के नाम से जाना करते। और इस स्टोरी को अगर हमें पूरा समझना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सिस्वांटो था कौन। जो सिस्वांटो था उसका जन्म 1963 को सेंट्रल जावा के एक बटांग गांव में हुआ था। जिस परिवार में सिस्वांटो का जन्म हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार था। इसके पिता एक किसान थे, वो पैसे वाले किसान नहीं जिनके खुद के खेत होते हैं, बल्कि इसके पिता तो किसी और की जमीन पर खेती करके अपना घर का गुजारा किया करते और इसकी माँ घर की देखभाल करती, जिसकी वजह से इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि ये सिस्वांटो को कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और इसी वजह से वो अनपढ़ रह गया था। और साथ में सिस्वांटो को एक प्रॉब्लम भी थी, उसकी गर्दन इधर उधर हिलती रहा करती। और इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी वो एक बहुत ही ज्यादा हंसमुख किस्म का बच्चा था। वो सब लोगों के साथ घुल मिलकर रहा करता, अपने से बड़ों से वो बहुत अच्छे से पेश आया करता, छोटे बच्चों से भी जो उसकी उम्र के थे उन बच्चों से भी वो बहुत ही प्यार से मिला करता। बिल्कुल मिलनसार वो बच्चा था। लेकिन इसके भोलेपन का बहुत सारे जो बड़े बच्चे थे वो फायदा उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। फायदा उठाना भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वो इसके गलत जगह पर हाथ लगाया करते, यानी कि इसके प्राइवेट पार्ट्स को वो छुआ करते, साथ में इसको सेक्सुअल एब्यूज भी किया करते। स्टार्टिंग में तो इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो बड़े बच्चे हैं ये इसके साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगा, जब इसको समझ आने लगी, तब ये बहुत ही ज्यादा डर गया था उन सब चीजों को लेकर कि इसके साथ उन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। और इतना ज़्यादा ये हंसमुख बच्चा अब बिल्कुल गुमसुम और बिल्कुल शांत रहना इसने शुरू कर दिया। इसके माता पिता ने जब देखा कि उनका बेटा बिल्कुल गुमसुम रहने लगा है तो उन्होंने इससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ये उनको कुछ भी नहीं बताता, उनसे आंखें भी ये नहीं मिला पा रहा था। और इसी के चलते इसने अब अपना गाँव छोड़ने का फैसला कर लिया था। और जल्द ही सिस्वांटो ने अपना गाँव छोड़कर वो जकार्ता में जाकर रहना उसने शुरू कर दिया। लेकिन जकार्ता में उसने एक तो पढ़ाई नहीं की थी और इतना बड़ा शहर, वो बिना पढ़ाई तो किसी को नौकरी पर रखने वाले नहीं थे, जिसके चलते इसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। अब इसको अपना पेट कैसे ना कैसे तो पालना ही था। अब ये रोडों पर जाता, वहां पर इसने गाना बजाना सीखा और बच्चों के साथ रहकर साथ में भीख मांगना इसने शुरू कर दिया। जो वहां पर और बच्चे थे उनके साथ मिलकर ये रोड पर भीख मांगा करता और अपना गुजारा चलाने लगा था। धीरे धीरे इसको अब आदत हो गई थी उस रोड पर रहने की। सिस्वांटो को यहाँ पर भी चैन नहीं मिला, क्योंकि इनके पीछे, इन बच्चों के पीछे पुलिस भागा करती इनको पकड़ने के लिए, ताकि इनको उन अपराधों में बंद कर सके जो कि
इन्होंने कभी किया ही नहीं, यानी कि किसी और का अपराध इनके सर पर लगा सके, जिसकी वजह से ये पुलिस वालों से भी बचकर भागा करते। यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो भी इनको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो इन्हें पकड़कर अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं जाना चाहते थे, यहीं पर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना चाहते थे। और जहां पर ये भीख मांगा करते वहीं पर एक पास में रेलवे लाइन थी, उसी के पास इन्होंने एक गत्ते का घर बना रखा था, जिसके अंदर जो ये सिसवांटो था और इसके 2-4 दोस्त थे वो सभी उसी घर में रहा करते। और वहां पर इनके साथ एक महिला भी थी जिसको ये मम्मी कहकर बुलाया करते, क्योंकि वो इनकी देखभाल करती, इनको खाने के लिए खाना देती, पहनने के लिए कपड़े देती, जिसके बदले में ये सभी बच्चे इकट्ठा होकर भीख मांगकर लाते और सारे पैसे उस महिला को दिया करते और वो इनको रहने के लिए जगह देती और खाने के लिए खाना देती। अब सिसवांटो को दोबारा से अपना नया जीवन मिल गया था, वो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। वो बच्चों के साथ दोबारा से घुल मिल गया था, अपना जो पहले वो बिल्कुल शांत हो गया था अब फिर से वो हंस कूदने वाला बच्चा बन गया था। अब फिर से वो सबके साथ खुले दिल से मिलने लगा था। लेकिन यहाँ पर भी अब बड़े लोग और बड़े बच्चों ने इसका शोषण करना शुरू कर दिया, इसको सेक्सुअल अब्यूज किया जाने लगा फिर से, जिसकी वजह से अब ये और ज्यादा सहन नहीं कर पाया और फिर से ये बिल्कुल गुमसुम हो गया। और यहीं पर बहुत सारे लोग इसको चिढ़ाते थे इसकी गर्दन को लेकर, जो इसका सर था वो इधर उधर हिला करता, जिसकी वजह से इसको गटैक कहा जाया करता और ये थोड़ा सा रोबोट की तरह चला करता, जिसकी वजह से इसको रोबोट गटैक के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ये इस चीज का भी बुरा नहीं माना करता, ये सबसे बहुत ही प्यार से बात किया करता। और जब इसका फिर से शोषण हुआ उसके बाद ये बिल्कुल टूट चुका था और 1990 के दशक में जब ये जवान हो गया, अब इसने ठान लिया था कि ये भी वैसा ही करेगा जैसा इसके साथ हुआ था, क्योंकि पहले ही सिसवांटो ने ये सीख लिया था कि बेचारे गरीब बेघर लोगों के साथ, बेघर बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है। इसको उनको मनाना, उनसे बातें करना, ये सब कुछ आता था। ये पहले तो अपना गाना वगाना बजाकर लोगों से भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करता, उन पैसों से फिर ये कुछ चावल, कुछ खाने के लिए बच्चों की चीजें, ये सब कुछ खरीद कर लाता और फिर बच्चों को उससे लुभाया करता। और बच्चे जब इसके जाल में फंस जाया करते, ये उनको झाड़ियों में लेकर जाता, वहां पर उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया करता और उनको बाद में धमका कर छोड़ दिया करता कि अगर तुम ये किसी को बताओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सिसवांटो ने 1990 से लेके 1994 तक 9 साल से 15 साल के बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल एब्यूज किया उनको, और उनके साथ उस टाइम तक इसने कुछ भी गलत नहीं किया था, यानी कि उनको मारा पीटा नहीं था, बस उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया था। लेकिन बाद में इसने जो काम किया वो सुनकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। फिर 1994 में इसने अपना एक लड़के को शिकार बनाया, उसको वो झाड़ियों में लेकर गया और उसको जब ये सेक्सुअल एब्यूज कर रहा था उस टाइम पर इसके दिमाग में ये बात आई कि एक इंसान का स्वाद कैसा होता है, और इसने उस 12 साल के बच्चे जान ले ली। सबसे पहले तो ये उस बच्चे के पास गया, उसको खाना देकर उसको लुभाने लगा, उसके लिए ये कुछ चावल वगैरह लेकर गया था कि तुम्हें मैं चावल खिलाऊंगा। वो इसकी बातों में आ गया और उस बच्चे को लेकर ये झाड़ियों के पीछे गया, वहां पर जाकर उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज करता है। और जब उसको सेक्सुअल एब्यूज कर रहा था तब इसके दिमाग में उसको मारने की बात चलने लगी। इसने कोई नुकीली चीज उठाई और उस बच्चे पर वार कर डाला, उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। पहले उसको बीच से डाला, उसका खून बाहर बहने लगा और सिसवांटो उसके पास में ही बैठकर बिल्कुल वहां पर चावल निकाल लेता है और उस बच्चे से कुछ घास का टुकड़ा निकालकर अपने चावलों में मिलाकर खाने लगता है। बाद में जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम्हें खून का स्वाद कैसा लगा, तब उसने बताया कि मुझे खून का स्वाद थोड़ा सा नमकीन लगा। और उस लड़के का खून पीने के बाद वहां से सिसवांटो चला गया, उसको ऐसे ही खुले में छोड़ गया उस डेड बॉडी को, ताकि कोई उसको देख ले और उस बच्चे के बारे में किसी को पता चले। लेकिन सिसवांटो पर इस चीज का कोई भी असर नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं छुपता, वो बाहर जाकर गाना बजाता है, वैसे ही भीख मांगता रोडों पर फिर रहा था, जैसे उसको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको पकड़ भी लेगा। और फिर जिस दिन इसने हत्या की थी उस बच्चे की, उससे अगले ही दिन एक व्यक्ति था जो उधर से जा रहा था, उसने उस
डेड बॉडी को देखा और उसने पुलिस को बुला लिया। वो डेड बॉडी का बुरा हाल था, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो बाहर निकले हुए थे। पुलिस वालों ने आकर उस डेड बॉडी को उठाया और वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दूसरी तरफ पुलिस वाले तफ्तीश में लग जाते हैं, लेकिन इस बच्चे का कोई भी नहीं था, ये बिल्कुल अनाथ था, जिसकी वजह से पुलिस वाले पहले तो उस कातिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सबूत सिस्वांटो के खिलाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से इस केस को बंद कर दिया जाता है और उस लड़के को भी एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद भी सिस्वांटो ऐसे ही हत्या करता रहा। वो बच्चों को लालच देकर अपने पास बुलाता, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज करता और उनकी हत्या कर देता, लेकिन पुलिस वालों का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा था, लोगों की हत्या करता हुआ, और सभी के सभी जितने भी डेड बॉडीज मिल रही थी उन बच्चों की, वो सभी के सभी बेघर थे, जिसकी वजह से इस केस में आगे काम नहीं हो रहा था और ये केस ऐसे ही पड़ा हुआ था। सिस्वांटो ने 1994 में एक से अधिक बच्चों की जान ले ली थी। वो कभी भी छिप कर नहीं रहा, वो ऐसे ही खुलेआम घूमा करता। पुलिस वालों को पहले लगा कि ये जितनी भी हत्याएं हैं वो संयोग है, एक ही व्यक्ति ये हत्याएं नहीं कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे इनकी जांच करना शुरू किया तब उन सभी केसों में एक जैसी समानताएं सामने आने लगी। जैसे कि जितने भी विक्टिम्स थे वो सारे के सारे नाबालिग थे, सभी के शरीरों को बीच से चीर दिया गया था, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें थी, यानी कि उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया था। और पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि जो भी कातिल है वो डेड बॉडीज को इसलिए खुले में छोड़ रहा है ताकि पुलिस वाले उसे आकर पकड़ ले। 1994 में पुलिस वालों को बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज मिली, सबके साथ बलात्कार किया गया था और पुलिस वालों को वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिलता, ना कोई लार मिलती है, ना कोई स्पंप मिलता है, ना कोई फिंगरप्रिंट मिलता है, ना फिर कोई और छोटे से छोटा सबूत पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। और धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में भी चली गई कि कोई भी कातिल नहीं मिल रहा। तब लोगों ने ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि ये किसी जादूगर या फिर किसी तांत्रिक या किसी भूत या पिशाच का काम है। वैसे तो इंडोनेशिया में इस्लामिक धर्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जादू टोना और भूत पिशाच में मानते हैं। लोगों का इसलिए ऐसा मानना था क्योंकि कोई भी कातिल नहीं मिल रहा था। तब लोगों ने यही सोचा कि कोई भूत या पिशाच है जो ऐसा कर रहा है, और इसीलिए पुलिस वालों को कोई भी कातिल नहीं मिल रहा। और इन सब के बाद 1995 में एक झाड़ियों में फिर से एक डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती है, लेकिन जो ये डेड बॉडी थी ये और बच्चों की जो डेड बॉडी मिली थी उनसे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये डेड बॉडी पूरी तरीके से खून लथपथ थी और इसको टुकड़ों में काट दिया गया था। पुलिस वालों को एक सर, 2 हाथ, 2 पैर और कटा हुआ जो कि बीच से चीर दिया गया था, वो सब कुछ पुलिस वालों को मिला था। पुलिस वालों को ऐसा मानना था कि इस बच्चे को इसलिए काटा गया होगा ताकि वो इसे बोरी में भरकर इसको अपने साथ ले जा सके, यानी कि यहाँ पर कोई अमीर व्यक्ति हो सकता है जो बच्चों को अपहरण करके बोरी में डालकर गाड़ी में रखकर कहीं लेकर जाता है। और साथ में पुलिस वालों ने ये भी ध्यान किया कि जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं है। अगर उनके साथ जबरदस्ती की होती तो उनके शरीर पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी खरोचों के निशान तो जरूर होते। अब पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि जो भी कातिल है वो बच्चों के साथ घुल मिलकर उनके साथ ही रहा करता, जिनसे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित थे, उसको अच्छे तरीके से जानते थे। अब पुलिस वालों की थ्योरी फिर से बदली। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बेघर व्यक्ति ही था जो इनके साथ रहा करता और उसी ने इनका कत्ल किया है। अब की बार पुलिस वाले कहीं ना कहीं कातिल के बिल्कुल पास में थे। उनकी थ्योरी अब की बार बिल्कुल ठीक थी। और फिर 5 जुलाई 1996 को एक किस्किन नाम के लड़के की डेड बॉडी और मिलती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को एक बहुत ही बड़ा सुराग मिल गया था, क्योंकि जो किस्किन था इसको लास्ट बार किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए एक व्यक्ति ने देखा था। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और उन लोगों से भी पूछताछ की जो पहले चाइल्ड एब्यूज केसेस में अंदर जा चुके थे। और जब उनसे पूछताछ की और तब एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम बाकुनी था, और बाकुनी ने ये गवाही दी कि मैंने किस्किन को एक व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और जिस व्यक्ति के बारे में बाकुनी बता रहा था वो कोई और नहीं सिस्वांटो ही था। बाकुनी ने सिस्वांटो के बारे में पुलिस वालों को बता दिया था।
पुलिस वाले तुरंत हरकत में आते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो सिसवांटो था वो पहले ही अपने गांव जाने के लिए निकल चुका था। पुलिस वाले भी पीछे पीछे उसके गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में भी पुलिस वालों को वो नहीं मिलता और फिर ऐसे ही पुलिस वाले उसको ढूंढते रहते हैं और 27 जुलाई 1996 को सिसवांटो एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हुआ उन्हें दिखाई दे जाता है। पुलिस वाले उसके पास गए, उसे गिरफ्तार करते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले पुलिस वालों के मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि पुलिस वालों ने जब सिसवांटो को देखा तब वो सोच रहे थे कि क्या ये व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है, क्योंकि एक तो वो बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का और एक उसकी गर्दन इधर उधर हिला करती, साथ में उसका हाथ मुड़ा हुआ, उसके पैर भी मुड़े हुए, जिसकी वजह से पुलिस वालों को लग रहा था कि इसी को तो किसी की मदद की जरूरत है और बाकुनी कह रहा है कि इसी ने हत्या की है। अब पुलिस वालों का काम था इसको उठाना। पुलिस वालों ने इसे उठाया और पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गए और फिर गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद 6 अगस्त 1996 को जो ये सिसवांटो था, इसने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया। इसने कह दिया कि मैंने ही उन की हत्या की है और इसने सारी डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब पुलिस वाले जहां पर कस्किन की डेड बॉडी मिली थी वहीं पर जाते हैं, उन झाड़ियों में अच्छे से जांच करते हैं। वहां पर पुलिस वालों को सिसवांटो की लार, उसका स्पर्म, उसके फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ मिल जाता है और इतना काफी था सिसवांटो को जेल में भेजने के लिए। और सिसवांटो ने ये कबूल कर लिया था कि उसने 12 की हत्या की है, लेकिन 8 ही बच्चों की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली थी और 2 बच्चों की डेड बॉडी के बारे में बाद में सिसवांटो ने बताया था। और जब सिसवांटो ने सब कुछ कबूल कर लिया तब पुलिस वालों ने इससे पूछा भी कि तुमने उन बच्चों की हत्या क्यों की। तब इसने बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया करता ये सब कुछ करने में। मैं जब उन बच्चों को मारता और उनका जब खून पिया करता तब मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाया करता। मानो ऐसा लगा करता कि मेरे ऊपर से जितने भी पाप है वो सब कुछ हवा में उड़ गए हैं। और इसने ये भी कहा कि जब मैं उन बच्चों को काटा करता और बिल्कुल उनका एहसास ऐसा हुआ करता जैसे मैं किसी मुर्गी को काट रहा हूँ। इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है और ये सब कुछ मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ। इन सब के बाद सिसवांटो को अदालत में पेश किया जाता है और 1 साल तक इसका केस अदालत में चलता है। और 1 साल जब इसका केस अदालत में चलता है वहां पर बहुत सारे गवाह आए। मेन तौर पर जो बाकुनी था वो आकर वहां पर गवाही देता है, जिसके बाद जो जज था उसने 12 मई 1997 को जो ये सिसवांटो था इसको मौत की सजा सुना दी। जिसके बाद सिसवांटो ने कहा कि मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन अब तो सजा सुना दी गई थी। इसको उठाकर अब जेल के अंदर छोड़ दिया गया। वहां पर इसको काफी सालों तक रखा गया ताकि ये अपनी फांसी का वेट कर सके। और 1999 में इसे उस जेल से निकालकर जकार्ता में जेल के अंदर डाल दिया गया। बाकी की सजा इसने वहां पर काटी और लगभग 10 साल तक इसने वेट किया इसकी फांसी होने का। ये जब जेल में बंद था वहां पर ये अपनी जो बैरिक थी उसी के पास में ये कुछ फल फ्रूट, कुछ सब्जियां वगैरह उगा लिया करता और उन्हीं को ये बेचा करता अंदर ही, और इसको कुछ पैसे मिलते उनसे ये तम्बाकू वगैरह खरीद लिया करता। और फिर 25 मार्च 2007 में इसके एक साथी कैदी ने इसको बस ऐसे ही कह दिया कि तुम्हारी जो फांसी की तारीख है वो पास आ रही है। जिसके बाद ये घबरा गया और इसको दिल का दौरा पड़ गया और पुलिस वाले इसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से इसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पर भी इसकी हालत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसके गांव से इसके परिवार वाले भी आ गए थे इसका साथ देने के लिए। और फिर 26 मार्च 2007 को जो ये सिसवांटो था इसने दम तोड़ दिया, यानी कि इसकी मौत हो गई। इसको फांसी नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। जिसके बाद इसके परिवार वाले इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और वहीं के पास के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी के साथ ये केस खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही सिसवांटो की मौत हुई बहुत सारी बातें होना स्टार्ट हो गई। लोगों के बीच में अजीब अजीब बातें चल रही थी। कई लोगों को ऐसा मानना था कि जो सिसवांटो था वो किसी की हत्या करने के लिए सक्षम नहीं था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। यहाँ पर कई लोगों का ऐसा मानना था कि जो सिसवांटो था उसको तो बलि के बकरे की तरह यूज़ किया गया है, उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी जिसकी वजह से उसे आगे रखा गया है और उसको मरवा दिया गया। क्योंकि सिसवांटो जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके साथ गलत किया करते, वो उनके साथ भी बहुत
बहुत अच्छे से पेश आया करता और सबसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता। वो बिल्कुल मिलनसार किस्म का व्यक्ति था, तो वो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? अगर सिसवांटो दोषी नहीं था तो फिर इसका दोषी था कौन? उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया जिसने ये कहा था कि मैंने कस्किन के साथ सिसवांटो को देखा था, यानी कि बाकुनी। अब कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की थी जो चाइल्ड एब्यूज केस में पहले ही जेल काट चुके थे और उन्हीं में से एक था बाकुनी। तो बाकुनी की गवाही वहां पर कैसे मान्य हो गई? उसने जो गवाही दी वो कैसे पुलिस वालों ने मान ली और जज ने भी उस गवाही को कैसे मान लिया? अब ये सवाल उठना शुरू हो गए थे। लोगों का ऐसा मानना था कि बाकुनी ही असली कातिल था, उसने सिसवांटो को फंसाया था और ये कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि 2010 में जो बाकुनी था पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर लिया और बाकुनी को 6 से 12 साल के बच्चों के हत्या करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया था। इसने लगभग 14 बेघर बच्चों की हत्या की थी, जो कि 1993 से लेकर 2010 तक इसने बच्चों को मारा था। ये बच्चों को पकड़ा करता, उनके साथ करने की कोशिश करता, लेकिन जब वो मना कर दिया करते तो वो ये उन्हें मार डालता और जब वो मर जाते उनकी डेड बॉडी सेक्सुअल एब्यूज उनको किया करता और बाद में उनकी डेड बॉडीज को काट पीट कर वहीं पर कहीं साइड में छिपा देता। सिसवांटो के अपराधों की और इसके अपराधों की जो समानताएं थी उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2010 में जकार्ता में जिला न्यायाधीश ने इसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद दोबारा से जज ने अब इसे मौत की सजा सुना दी थी। लोगों का ऐसा मानना था कि जो 12 बच्चे मरे थे उनकी हत्या करने वाला सिसवांटो नहीं बल्कि बाकुनी था। बाकुनी ही वो व्यक्ति था जिसने उन बच्चों को मारा था और सिसवांटो को बलि का बकरा बना दिया और उसकी मौत हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया। और लोगों का ऐसा भी मानना था कि जो बाकुनी था वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी गवाही की वजह से सिसवांटो को जेल हुई। और जब सिसवांटो को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था और अदालत में जब उसे लेकर गए थे, बाकुनी से जब पूछताछ की तब उसने जो वहां पर गवाही दी थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसने बताया था कि मैं एक कपड़ा बेचने वाला हूं और मैंने रात को 1 बजे उसे किसी गांव में देखा था। लेकिन बाकुनी कोई भी कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति नहीं था, वो सरासर झूठ बोल रहा था। वहां पर जो सिसवांटो का वकील था उसने भी यही कहा था कि वो दिमाग से इतना सक्षम नहीं था कि उसकी जो भी उसने कबूल किया वो सब कुछ माना जाए, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब था और ना ही उसके शरीर में इतनी जान थी कि वो किसी की हत्या कर सके। यहाँ पर बहुत सारी पहेलियां ऐसे ही खड़ी थी। लेकिन जो बाकुनी का वकील था उसने यहाँ पर कहा कि जो सिसवांटो था उसको बाकुनी सिर्फ इसलिए जानता था कि वो सड़कों पर घूमता है, वो गरीब बच्चों के साथ रहा करता, बस इसीलिए ये उसको जानता था और इससे ज्यादा इसका उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। और वकील ने यह भी कहा कि जो सिसवांटो था उसके फिंगरप्रिंट, उसके स्पंब, उसका डीएनए वगैरह ये सब कुछ भी तो वहां से मिला था। यहाँ तक कि जहां पर वो रहा करता उसके घर से भी बच्चों के जो गायब हुए हैं उन बच्चों के कपड़े वगैरह, उनकी कुछ चीजें वगैरह भी उसके पास मिली थी। और इन सब के बाद जो सिसवांटो था उसकी तो अब मौत हो चुकी थी, इस केस को बंद कर दिया गया था, इस पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया गया। और इसके बाद जो सिसवांटो था इसके बारे में कई सारी किताबों में भी लिखा गया, 1-2 किताब इसके बारे में छपी थी। और आज भी इंडोनेशिया में लोग सिसवांटो को रोबोट गटैक के नाम से याद करते हैं। और यहाँ पर अभी भी हमें ये नहीं पता कि सिसवांटो ने ही उन बच्चों को मारा था या फिर बाकुनी ने। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि असली हत्यारा था कौन, सिसवांटो या फिर बाकुनी? इसके बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।